नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं भोपाल से, जहां स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बारिश में अस्पतालों की बदहाली पर क्या कुछ कहा गया, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब अधिक वर्षा होती है तो ये ईश्वर के हाथ में है। पानी कम गिरे या पानी ज्यादा गिरे, ये किसी मनुष्य या डॉक्टर हमारे हाथ में नहीं। हम सावधानी बरत रहे हैं। नहीं, देखिए, अधिक जब वर्षा होती है ये ईश्वर के हाथ में है। पानी कम गिरे, पानी ज्यादा गिरे, ये मनुष्य के या किसी डॉक्टर के हमारे हाथ में नहीं है। तो पानी अधिक जहां जहां भी पूरी सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं, लग रहे हैं। जहां पानी अगर है उसको निकाला गया। नहीं, देखिए, अधिक जब वर्षा। और धार जिले के धमीपुरी समीप कारमा डैम से रिसाव की खबर सामने आई है। और इसी रिसाव के कारण जिन 12 गांव और खरगोन जिले के 6 गांव को खाली करवा दिया गया था, उन सभी गांव वालों को और सहयोग कर्तव्यों प्रशासन शासन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है। सीएम ने अपील की और कहा कि अभी कोई भी गांव वापस ना लौटे। जब स्थिति सामान्य होगी या नियंत्रण में हो जाएगी तब पुनः गांव में जाने की अनुमति मिल जाएगी। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कई दिनों से, जब से डैम में रिसाव हुआ है, तब से ही डैम की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। और शासन के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि कोई भी अनहोनी ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो, सभी को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। उसी को लेकर आज भी मुख्यमंत्री ने जनता और प्रशासन से अपील की और कहा कि स्थिति नियंत्रण में नहीं होती तब सब अपने स्थान पर डटे रहें और कोई भी गांव वापसी ना करे। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहां पर बढ़ते जल स्तर के कारण स्थिति काफी विकराल बनी हुई है। आप देख सकते हैं रिसाव के कारण यहां पर नदी नाले भी उफान पर हैं और भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। और लोगों की जान और सुरक्षा के लिहाज से सभी को गांव से पलायन करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि जब स्थिति नियंत्रण में होगी तब एक बार वापस से गांव में आने की अनुमति दी जाएगी। आप देख सकते हैं ये डैम से रिसाव हो रहा है और इसके कारण जो पानी की गति है काफी तेज हो गई है, बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और इसी क्रम में तमाम अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया और साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी गतिविधि पर भी नजर बनाए हुए हैं और कहा गया है कि लगातार स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कोशिश जारी है और लोगों की सुरक्षा को लेकर सभी को गांव से बाहर निकाला गया है, गांव को खाली करवा दिया गया है और सुरक्षा का काम किया जा रहा है। रिसाव के चलते जो स्थिति है उसे नियंत्रण में रखने के लिए कार्रवाई जारी है। गांव के नौजवान जो हमारे बेटे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था संभाल रहे हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि हमारी परीक्षा की घड़ी है ये, और इसलिए आप सब गांव के लोगों की सुरक्षा का भार संभालें, प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करें और किसी भी हालत में धार के 12 गांव और बाकी जो टोले मजरे हैं और खरगोन के 6 गांव जो चिन्हित हैं, जिनको आग्रह करके हमने बाहर निकाला है, कृपया करके कोई गांव में ना जाए। इस समय अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। खबर मंदसौर से है, जहां पर 16 अगस्त को कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने सभी आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए कोई भी आम नागरिक पुल पुलिया या फिर गहरे पानी के पास ना जाए। पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास पानी भरा हुआ है और नदी में भी पानी की मात्रा लगातार बढ़ रही है, पानी आ रहा है। इसीलिए नदी के आसपास घूमने के नजरिए से ये अपील की गई है। तमाम लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया और कहा जा रहा है कि नदी के आसपास जान को खतरा है। पुलिस विभाग और राजस्व अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए ये कहा गया है कि भारी बारिश को देखते हुए नदी और नालों के आसपास लोग ना जाएं, ये सुनिश्चित किया जाए। पुल पुलिया को लोग पार ना करें और इसी के लिए विशेष सावधानी बरतने और लोगों को नदी नाले पार न करने देने की यहां पर निर्देश दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि पुल पुलिया पर आवश्यक बैरिकेड्स और खतरे के सूचक लगाए गए हैं।
कहा जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती नदी नालों को पार करता हुआ नजर आया या फिर वाहन से प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर सागर से है, जहां जिले में इस समय मानसून काफी ज्यादा सक्रिय हो गया है और लगातार 2 दिनों से जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। इसी के चलते नदी नाले उफान पर हैं। राहतगढ़ विकासखंड के किशनपुरा गांव के पास पड़ने वाले पुल के ऊपर धसान नदी का पानी भी काफी बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि इससे सागर बिना मार्ग पूर्णतः बंद हो चुका है और इसी के साथ साथ किशनपुरा और ईश्वरा मार्ग भी बंद हो गया है। आपको ये भी बता दें कि ये दोनों ही मार्ग सोमवार को भी बंद थे और आज भी ये बंद रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मार्ग बंद होने की बैरिकेडिंग है, जिसकी वजह से पुल के दोनों ओर लंबे लंबे वाहनों की कतारें लग चुकी हैं। हालांकि लोगों से यही अपील की जा रही है कि इस घड़ी में जो दुर्घटना की घड़ी है उसको ध्यान में रखते हुए नदी नालों को पार ना किया जाए और इसी लिहाज से बैरिकेडिंग कर सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को नदियां पार करने से रोका जाए। तो वहीं जबलपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गरिमामय कार्यक्रम जबलपुर में संपन्न हुआ। जबलपुर जिले का मुख्य समारोह जबलपुर के पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव, जो कि जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे झंडे को फहराया और पुलिस परेड की सलामी भी ली। तो वहीं जबलपुर के एसपी ऑफिस में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस के कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और आजीवन सजा काट रहे करीब 22 कैदियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रिहा कर दिया गया है। तो वहीं 6 से अधिक कैदियों को भी रिहा किया गया, जिनकी सजा कम थी और पहली बार ऐसा हुआ है कि सजा कम होने वाले कैदियों को भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा कर दिया गया हो। तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्तागण और न्यायाधीश मौजूद रहे हैं। वहीं जबलपुर के वरिष्ठ समाज सेवी आर दुबे ने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण किया, जिसमें कार्यालय के समस्त कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जनता के शासन के प्रति लोकतंत्र गणतंत्र की बुनियाद हमारे यहाँ वैदिक काल में ही रखी गई। लोकतंत्र का हमारा दर्शन इतना विशाल है, वह केवल स्वयं के कल्याण और उत्थान की बात नहीं करता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण को केंद्र में रखता है। इसके पीछे मूल विचार यह है कि चाहे मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी या पेड़ पौधे, हम सभी में एक ही चेतना का वास है। न तो कोई छोटा है और न कोई बड़ा, संसार में पर सबका एक जैसा अधिकार है। इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह कर से प्राप्त धन का सदुपयोग कर उन्हें साधन अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आज बहुत गरिमा की बात है कि जिस झंडे को कानूनी रूप से हर किसी को या हर वक्त फहराया नहीं जा सकता रहा, उसकी एक आज़ादी मिली। डायमंड जुबली है देश की आज़ादी की और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने यहाँ ध्वजारोहण किया है। और आज यही संदेश देना चाहूँगा कि परिस्थिति और हालात कैसे भी रहें, देशभक्ति का जज्बा हमेशा अपने हृदय में संजोए रखें। आज़ादी का 75वां महोत्सव पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। आज जबलपुर के ऐसे समाज से भी प्रगति प्रेमी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करेंगे। दुबे सर, लगभग देखा गया है कि आपके द्वारा प्रगति के प्रति बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया। शासन ने आज के दिन में कंपलसरी किया है, कोई मकान बनाता नक्शा पत्र पास करवाता है तो पेड़ लगा है। हमने जब 84 में हाउसिंग बोर्ड से परमिशन लिया था तब से ही प्लांटेशन किया है। तो वो प्लांटेशन भी जो है बिल्कुल पथरीली जमीन है, उसमें गड्ढे बना के नर्मदा जी की कापू डाल के और उनका संरक्षण किया है। तो आज वही फल पेड़ जो है फल दे रहे हैं। बीलपत्री के पेड़ कोई लगाता नहीं, सबको बीलपत्री चाहिए होता है। हमने 3-3, 4-4 बीलपत्री के झाड़ लगाए हैं ताकि सबों को बीलपत्री मिलती है, बेलफल भी मिलते हैं, आम मिलते हैं, भी मिलती है, नींबू है, जामुन है, चीकू है, सब तरह के फल उपलब्ध है। सर, कोरोना काल में भी जिस तरीके से आपने लोगों की मदद की थी,
लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना और तमाम चीजें, बेड वगैरह का इंतजाम करवाना, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस समय? कठिनाई का आएगी, उसके लिए भाई आपकी मंशा होना चाहिए। कठिनाई का आएगी, कौन सक्षम नहीं है आज के दिन में कि भाई 8-10 बिस्तर या 100 पलंग खरीद के नहीं दे सकता। अच्छे लोग हैं जिनके पास पड़ा हुआ है, मंशा होना चाहिए। वो तो हमारे पास लोग आए, साहब एक इतनी बड़ी गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनी पड़ी हुई है, उसमें अगर बिस्तर और ये आपके ग्लूकोज लगाने वाटर स्टैंड वगैरह मिल जाए तो काफ़ी लोग भर्ती हो जाए वहाँ। तो हम लोगों ने मिलकर 100 बिस्तरों की व्यवस्था की, उसमें गद्दा ये वो सब साथ में जो भी साधन लगते हैं, और लोगों को फ्री में वहाँ एडमिट करवाया। उस समय लोगों को एडमिशन के लिए जगह नहीं मिल रही थी, खासकर हमारे जो वर्कर्स वगैरह है जो कहीं जा नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, उनका वहाँ इलाज करवाया, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई वहाँ। हम लोगों ने खुद सिलेंडर खरीदे अपने, तो उसकी व्यवस्था वहाँ करते। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज आपने भी अपने घर पर ध्वजारोहण किया है, देश के नाम कोई संदेश या देशवासियों के नाम कोई संदेश? वो तो हम जब से होश संभाला है, जब से ही झंडा वंदन कहीं ना कहीं करते आए हैं। पहले जब तक शासन में थे, जब तक वहाँ कार्यालय में होता था, घर में भी हम वैसे जब से मकान बनाया तब से झंडा वंदन करते हैं, लगाते हैं। और इस बार तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो उसमें तमाम झंडे लगवाना था। तो हम 13 तारीख से ही हमारे जितने भी वेयर हाउस हैं, खेती की जगह जहाँ जहाँ भी है, सब जगह झंडा वंदन किया है। और वहाँ पे लोगों को, बच्चों को खासकर जो है तिरंगे के गमछे हैं, ये है सब हमने दिए हैं, ताकि बच्चे बड़े उत्साह से लगा के उसको भारत माता की जय वंदे मातरम कर रहे हैं। तो सर आखिरी सवाल है, ऊर्जा के क्षेत्र में जो आपने योगदान किया और आपके जो बंगले में पैनल लगाए गए हैं, उससे क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसी बचत होगी? पैनल तो हमने बहुत पहले लगाए थे, जब शुरू में आए थे तभी। जब हमने वेयर हाउस का निर्माण शुरू किया था तो उस समय वहाँ बिजली रहती नहीं थी, तो पहले जनरेटर रखा, वो खराब होता था, तो फिर हमने पैनल लगा के सोलर ऊर्जा से पूरा अपने वेयर हाउस का जो है कंस्ट्रक्शन हमने उसी के पानी से किया, सोलर ऊर्जा। उसी तरह से घर में भी लगाया है। और अभी हमने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है, तो उसको भी वो सोलर पैनल से जो दिन भर एनर्जी मिलती है, उतने में वो चार्ज हो जाती है और सेविंग हो जाती है, तो सिस्टम में वापस चली जाती है। एक्चुअली वो कार एक्चुअली फ्री में चल रही है और पर्यावरण की भी उसमें सुविधा है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 वर्ष ऊपर दुबे साहब का जो जज्बा है वो देखने को मिलता है। आर्या न्यूज के लिए जबलपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही जिला कलेक्टर विदिशा से चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान विदिशा जिले में नदियों के बढ़ रहे जल स्तर पर विचार विमर्श किया गया और साथ ही सीएम ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है। साथ ही साथ लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए गए। बता दें कि अब तक विदिशा जिले में लगभग 200 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और मिल रही सूचनाओं के आधार पर जिला विदिशा में रेस्क्यू का काम अभी भी लगातार जारी है। दरअसल आज सुबह से ही विदिशा के ग्राम बर्री तहसील गुलाबगंज से जिला प्रशासन और होमगार्ड के जवानों ने बेतवा नदी से 6 लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही ग्राम बैरागढ़ तहसील लटेरी में टैम नदी से 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि विदिशा शहर के नौलखी से बेतवा के जलस्तर बढ़ने की वजह से 107 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। रंगाई विदिशा से 27 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि ग्राम पमारिया और तहसील नटेरन में संजय सागर डैम के कैचमेंट एरिया में पानी आ जाने की वजह से 32 लोग वहां फंस गए और 32 लोगों को ही वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। बासौदा में पराशुरी नदी से 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया और करारिया विदिशा में बेस नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां फंसी एक महिला जिसकी प्रसूति होनी है, उसे भी रेस्क्यू किया जा चुका है और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें आपको कि जिला प्रशासन और होमगार्ड के जवानों के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। और करंट का कहर एक परिवार पर टूट पड़ा है। यहां पर करंट की चपेट में आने की वजह से एक मां और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। बता दें आपको कि यहां पर मां या बच्चे दोनों को ही इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये महिला तार पर अपने कपड़े डाल रही थी और इसी दौरान तार में करंट आ गया।
मां को बचाने के चक्कर में ये दोनों बच्चे भी करंट की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। सिगमा थाने के अंतर्गत ग्राम दमाखेड़ा गांव की रहने वाली महिला कमलेश्वरी देवांगन करंट की चपेट में आ गई। उसे देखकर दोनों बच्चे उसकी तरफ दौड़े और उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ये दोनों बच्चे भी करंट की चपेट में आ गए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। करंट कहां से आया, इस बात की छानबीन की जा रही है। बाहर थोड़ा अपन वो दूसरा मकान में रहे हैं, हाँ, तो मोर खबरिया दी से खबर देने वाले भुवनेश्वर साहू है, और मैं जाके देखे तो मोर तीनों जन बच्चा मन करंट से ने चिपक के गिरे पड़े रही से। ओकर बाद में मैं ग्रीन नाम साहब चिकित्सालय लाए, ओकर बाद में रिफर का सिमका हॉस्पिटल में एडमिशन करवाएं, तो ओकर बाद में तहाँ ले दे पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम के बाद में दे अब छुट्टी हो गया, वे जाने वाला है ना। क्या नाम है आपका? मोर शोभनाथ देवांगन। हम लोग को CSC सिमगा से जानकारी मिला कि ग्राम दामाखेड़ा में 3 लोग विद्युत करंट के चपेट में आ गए हैं, जिसके उपचारार्थ भर्ती हुए हैं, जहां डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित किया गया, जिसमें उन लोग का नाम है, पहले का नाम कमलेश्वरी देवांगन, पति देवेंद्र देवांगन, उम्र 36 वर्ष, और वो अपने घर के आंगन में कपड़े में तार सुखा रही थी। इसी दरमियान अचानक विद्युत करंट के चपेट में आ गई, जिसको बचाने के लिए उसका पुत्र शेष कुमार देवांगन, उम्र 14 वर्ष गया, वो भी उसके साथ चपेट में आ गया। साथ ही उनकी पुत्री कुमारी जया देवांगन 12 वर्ष की गई, वो भी उसके चपेट में आ गए। तीनों को ही मृत्यु हो गया विद्युत करंट के चपेट में। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कवर्धा से सामने आई है। यहां बच्चों को लेने जा रही 2 स्कूल बसें आपस में टकरा गई हैं। ये टक्कर काफी जोरदार बताई गई और इस दुर्घटना के बाद बस खेत में जा गिरी है। हालांकि इस दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं बच्चे, लेकिन इस दौरान एक बच्चे को गंभीर रूप से चोट जरूर आई है। बता दें, इस दौरान 10 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मामूली चोट आई है और घायल अवस्था में सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन तमाम घायलों को भर्ती कराया गया है और पंडरिया सनराइज और MBSN स्कूल की बसें बताई जा रही हैं, जिनकी आपस में टक्कर होने से ये भीषण दुर्घटना हुई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों वाहन पंडरिया से स्कूली बच्चों को लेने रोजाना की तरह जा रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि वाहन की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन को वाहन चालकों के खिलाफ शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही की गई है और बस चालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि बिना फिटनेस के ये दोनों बसें और ऐसे तमाम वाहन हैं जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कुकदूर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई गई, जहां आपको बता दें कि आप देख सकते हैं ये बस खेत में पलट चुकी है। ये 2 बसें थी जो स्कूली बसें बताई गई हैं और आपस में इनकी टक्कर हुई। इसी दौरान ये एक बस खेत में जाकर पलट गई है। इस दौरान कई बच्चे हैं जो घायल हुए हैं। हालांकि गंभीर स्थिति किसी की नहीं है और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। यहां आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप में करीब 150 टोल कर्मियों ने बूस्टर डोज लगवाया है और टोल प्लाजा से गुजर रहे तमाम राहगीरों और क्षेत्रीय नागरिकों ने भी अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है। बता दें आपको कि वैक्सीनेशन के दौरान बहुत से ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने अपना पहला वैक्सीनेशन कराया है। देश में एक बार फिर से तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसी लिहाज से कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पर कोविड जैसी महामारी के बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। महामारी से कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन कैंप करवाया गया था, जिसमें 150 टोल कर्मियों ने बूस्टर डोज लगवा लिए हैं। तो वहीं टोल प्लाजा से गुजर रहे राहगीरों ने भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब खबर बरेली से है, जहां आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें आपको कि आर्या न्यूज की टीम ने 15 अगस्त के खबर को लगातार चलाया, जिसमें सरकारी स्कूलों की गतिविधियों को प्रमुखता से दिखाया गया था, क्योंकि स्कूल की टीचरों की यहां पर बड़ी लापरवाही दिखी है। शिक्षकों ने झंडा तो फहरा दिया, लेकिन समय से पहले ही झंडा फहराकर उसे समेटकर ये शिक्षक चलते बने हैं।
बता दें आपको कि बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने आर्य न्यूज की इस खबर को संज्ञान में लिया और इसके बाद तत्काल ही एक्शन लिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक 11 मनोज राम को बीएसए ने उनका ट्रांसफर कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आर्य न्यूज की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। हाल ही में ये खबर चलाई गई थी जहां शिक्षकों की ये बड़ी लापरवाही संज्ञान में आई थी। अब लोगों का क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई के बाद? जी, अब अभी वहां के प्रधान का ये कहना है कि महिलाएं जो है ये हम पे दबाव बना रही हैं, रो रही हैं कि जो तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं करा। लेकिन ये प्रधान की जिम्मेदारी भी तो बनती है ना इस चीज के लिए। वो लोग महिलाएं आ रही हैं स्कूल में, मोबाइल देख रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या 11 ब्लॉक में एक ही स्कूल ऐसा नहीं है, ये 2 स्कूल हैं बराबर में, एक ही ग्राम पंचायत के स्कूल है, लेकिन इन्होंने इस तरह की हरकत की है। एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इधर जो है सरकार की तरफ से हर घर झंडा लहराने का जो है प्रावधान रखा गया था, है ना। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था यहाँ पर, और यहाँ पे ये लोग जो घर में बैठे हुए थे, झंडा इन्होंने फहराया था, फहरा के लपेट के रख दिया। ये देखिए बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीएसए साहब ने कार्रवाई तो की है, लेकिन क्या कार्रवाई की है? केवल ट्रांसफर किया है, लेकिन टीचरों पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीचरों पर क्या कार्रवाई की है और अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जी पल्लवी। तो रुपेंद्र, क्या कुछ शिक्षक भी हैं जो इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं, या फिर कुछ कहा जा रहा हो कि इन शिक्षकों पर भी गाज गिर सकती है? जी देखिए, संभावना तो यही जताई जा रही है कि अगर इस तरह के शिक्षक जो हैं, अगर बच्चों को जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे? ये अभी बीएसए साहब से मेरी कोई बात हो नहीं पाई है, मैं बात करने के लिए मैं पहुंचा हूँ, फिर मैं जो है इनके बाद में देखता हूँ क्या है। चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आर्य न्यूज पर एक खबर चलाई गई थी जहां पर बरेली का ये एक स्कूल है जहां पर ध्वजारोहण की बात बताई जा रही है, जहां 15 अगस्त को ये तमाम शिक्षक जो हैं उन्होंने झंडा फहराया, लेकिन इसके बाद तुरंत ही वो स्कूल में ताला लगाकर झंडा रखकर अंदर वापस चले गए। इस बीच ग्राम प्रधान और तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे उनका भी यही आरोप है कि यहाँ पर खाना पूर्ति के लिए स्कूल चल रहा है, जहां ना तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है और ना ही शिक्षक गंभीरता से बच्चों को पढ़ाते हैं। और अब रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अछई में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब सुबह 9 बजे विद्यालय में एमडीएम यानी मिड डे मील के खाना बनाते समय गैस सिलेंडर के पाइप लीकेज की वजह से आग लग गई। जैसे ही आग लगी, रसोईया मीरा तत्काल प्रधानाध्यापक तनवीर अहमद को सूचना देने पहुंची और तनवीर ने सूझबूझ दिखाते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ और बच्चों को विद्यालय परिसर से बाहर निकाला। बता दें आपको, इस दौरान ग्राम प्रधान और पुलिस और फायर स्टेशन को भी सूचना दी गई और आग लगने के बाद विद्यालय में रखे फायर सिलेंडर और टाट के बोरे की मदद से विद्यालय के स्टाफ और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसएचओ राकेश चंद्र आनंद ने बताया है कि स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है जब तक पहुंच पाती, आग पर समय से काबू पा लिया गया था। रसोइया है यहाँ क्या हुआ था? यहाँ क्या हुआ था, दाल पड़ी थी जी, और एक लोग बर्तन मांज रही थी, हम पानी भर रही थी जी नल पे जी। उतनी समय पाइप में आग लग गई जी। तो आग की लपटें ज्यादा तेज उठ रही थी? हाँ जी हाँ। तो कैसे आग पे काबू पाया आपने? क्या सोचा आपने? पहले किसको बताया आपने? मास्टर को बताया। मास्टर को बताया, उसके बाद क्या किया? मास्टर ने सबको बुलाया और सब दौड़ के आए, उसको बुझाया, बुझ गई। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई? कोई समस्या नहीं हुई। सिलेंडर के पास कितने लोग थे उस समय? उस समय अरे हम रसोइया थे, मास्टर थे, बच्चे थे। और सिलेंडर के पास कोई नहीं था, बर्तन धुल रही थी। अच्छा, सब लोग बाहर थे। जब पहुंचे तो उसमें देखा कि आग लगी हुई थी। आग एकदम सिलेंडर में आग लगने की सूचना थी। अथई ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल है जी, उसमें जो है सिलेंडर के गैस रिसाव से आग लग गई थी जी, जो कि हमको 112 के माध्यम से सूचना मिली जी। बछरावा फायर स्टेशन से हम लोग आए हैं जी। आते ही यहाँ ये पता लगा कि आग पूर्णतः बुझ चुकी है जी। तो कितना समय लगा आपको वहाँ से यहाँ तक आने में? वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग हमको 10 बजे सूचना मिली है जी। इस समय जो समय हो रहा है यही इतना समय लगा है। लेकिन आप बछरावा से आए, फायर स्टेशन तो महाराज में भी है। महाराजगंज में ये सूचना मिली थी कि वहाँ जो है गाड़ी का अभाव और बछरावा में ड्राइवर का अभाव था। छुट्टी गया था जिसका टर्नआउट रायबरेली को नोट कराया गया था। रायबरेली के माध्यम से भी बछरावा फायर स्टेशन को
और आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा अभियान के अंतर्गत बदायूं के ग्राम रिजोलो में भी युवाओं ने जमकर ध्वजारोहण किया और तिरंगे के साथ जमकर नारे लगाए। बता दें, युवाओं ने यहां पर डीजे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। और आपको यह भी बता दें कि जब से प्रदेश के हर कोने कोने में तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी को लेकर जिला बदायूं के ग्राम रिजोलो में भी तिरंगा यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई। इसमें गांव के तमाम युवा शक्ति और बड़े बुजुर्ग शामिल हुए। और बता दें आपको कि ग्राम रिजोलो में लगभग 3000 लोगों की आबादी वाला एक गांव है, जिसमें तिरंगा यात्रा में लगभग हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा ग्राम रिजोलो गांव से होते हुए पड़ोस के गांव में भी निकाली गई है, जिसमें समाज सेवी ठाकुर सोबित सिंह, उदय प्रताप सिंह, कमल शर्मा, विमल शर्मा और जतन शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। यहां मिलजुल कर अमृत महोत्सव मनाने की लोगों से भी अपील की गई। और इसी खबर के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।